गुड मॉर्निंग बच्चों। वर्तमान युग में विद्युत का महत्व इतना अत्यधिक बढ़ गया है कि यह हमारे दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन गई है। विद्युत शक्ति का अपने भवनों और घरों में उपयोग करने के लिए हमें विद्युत वायरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है और वायरिंग करने के लिए वायरिंग के सिस्टम के प्रकार के बारे में आज हम जानेंगे कि वायरिंग के सिस्टम क्या हैं जिनके अंतर्गत हम वायरिंग करते हैं, इनके गुण और अवगुण क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। वैद्युतिक वायरिंग प्रणालियाँ, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। वैद्युतिक वायरिंग की प्रणालियाँ दो होती हैं। नंबर 1 ट्री प्रणाली, ट्री सिस्टम। इस ट्री प्रणाली में एक जोड़ विधि और एक कनेक्टर विधि, जिसमें तार को जोड़ लगाकर वायरिंग करते हैं। कनेक्टर विधि में वायर में जोड़ के स्थान पर कनेक्टर लगा के वायर निकाल के वायरिंग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली दूसरी विधि हमारी है, सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली। आइए पहले ट्री प्रणाली के बारे में जानते हैं। ट्री प्रणाली में हमारा वायरिंग जो है एक पेड़ की भांति होती है। जैसे पेड़ जमीन से निकलकर उसकी शाखाएं इधर उधर जाती हैं बीच बीच में से निकलकर, और उसी प्रकार हम मेन सप्लाई को मीटर से लेते हुए आईसीडीपी बॉक्स ये बना है, आईसीडीपी बॉक्स में ले जाते हैं। और आईसीडीपी बॉक्स आयरन क्लेड डबल पोल स्विच में न्यूट्रल लिंक और फेज से जाते हुए सप्लाई को मेन वायर या केबल ये है हमारा जा रहा है। और मान लीजिए कि प्रथम तल में ये रूम है, इनमें सप्लाई ले जाने के लिए हम यहाँ पर तार का जोड़ लगाकर मेन सप्लाई से आगे की ओर ले गए और फेज में फ्यूज को लगा दिया। आगे द्वितीय तल में सप्लाई ले जाने के लिए न्यूट्रल में जोड़ लगाकर तार के द्वारा ले जाते हैं और फ्यूज और फेज में जॉइंट लगाकर आगे की ओर सप्लाई रूम्स में ले जाके वायरिंग कर देते हैं। इसी में जोड़ के स्थान पर हम कनेक्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको ये कनेक्टर दिखाया गया है, ये कनेक्टर्स हैं आपके। कनेक्टर लगाने के बाद में यहाँ से कनेक्टर को जोड़ दिया और ऊपर से कनेक्टर से वायरों की सप्लाई को ले जाते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट फ्लोर के लिए टू सेकेंड फ्लोर के लिए ऐसे सप्लाई ले जाकर हम वायरिंग करते चले जाते हैं। ये हमारी ट्री प्रणाली है, जिसमें आपका जोड़ विधि में जोड़ लगाते हैं, कनेक्टर विधि में कनेक्टर लगाते हैं। बाकी वायरिंग दोनों में सेम तरीके से होती है। इस वायरिंग के गुण क्या हैं? इस वायरिंग के गुण में क्या होता है? नंबर 1 कम केबल या तार लगता है। नंबर 2 इस वायरिंग को करने में लागत मूल्य कम होता है। नंबर 3 वायरिंग कम समय में हो जाती है। और इस वायरिंग के गुण क्या हैं? इसमें फ्यूज बिखरे होने से दोष खोजना कठिन हो जाता है। नंबर 2 भिन्न भिन्न स्थानों पर परिपथ के वोल्टेज मान भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि जोड़ होने पर वोल्टेज ड्रॉप होता है और वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। नंबर 3 ये वायरिंग देखने में सुंदर नहीं लगती है और इस वायरिंग में आग लगने का भी खतरा रहता है। 4 आग लगने का खतरा रहता है, क्योंकि ज्वाइंट गर्म होते हैं और गर्म होने पर उनमें हीटिंग की वजह से उसमें स्पार्किंग हो सकती है और आग लगने का खतरा रहता है।
बच्चों, दूसरी विधि हमारी है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम में कैसे हम वायरिंगों को करते हैं, इस चित्र के द्वारा समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम में किस प्रकार से हम वायरिंग को करते हैं। और फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर, प्रथम तल, द्वितीय तल और तृतीय तल पर वायरिंग को कैसे ले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे से इसको आप समझिए कि सर्वप्रथम सप्लाई जो हमारी आती है वो 220 वोल्ट AC सिंगल फेज में फेज और न्यूट्रल सप्लाई को सर्वप्रथम मीटर में ले जाते हैं। ये आपका मीटर है। मीटर में ले जाने के बाद मीटर को अर्थ कर दिया है। अर्थ करना इसलिए ज़रूरी होता है, देखिए धात्विक उपकरण को अर्थ करना इसलिए ज़रूरी होता है, यदि आपका फेज वायर धात्विक उपकरण को छू जाता है तो उस स्थिति में यदि मनुष्य उस उपकरण को छूता है तो उसको शॉक लगने का या झटका लगने का या चिपकने का खतरा रहता है, क्योंकि वो करंट जो होता है हमारे बॉडी से होते हुए, हमारे शरीर से होते हुए अर्थ को जाता है, जिस स्थिति में मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हम जितने भी धात्विक उपकरण होते हैं बिजली के, उनको हम वायरिंग, उनको सबको अर्थ कर देते हैं। और इस स्थिति में यदि हमारा फेज वायर धात्विक उपकरण को छू जाता है या जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को छू जाता है तो हमारा जो लीकेज करंट जो है इसके द्वारा ग्राउंड में चला जाता है, जिससे मनुष्य की और उपकरण की सुरक्षा होती है। तो हम बता रहे, आप जान रहे थे कि सर्वप्रथम मेन सप्लाई को मीटर में ले जाते हैं। मीटर के द्वारा फिर इनपुट, ये आपका हो गया इन और ये हो गया आउट, ये आउट हो गया। आउट में मीटर सप्लाई को ले जाकर ICDP बॉक्स यानी आयरन क्लेड डबल पोल स्विच में ले जाते हैं। आयरन क्लेड डबल पोल में एक न्यूट्रल लिंक होता है और एक फ्यूज कैरियर होता है। न्यूट्रल को लिंक से इसलिए जोड़ते हैं और फ्यूज को फेज से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में या ओवरलोड की स्थिति में अधिक करंट होने पर परिपथ में ये सर्किट का फ्यूज जो होता है वो सर्किट को सप्लाई से अलग कर दे। यदि हमारा न्यूट्रल कमज़ोर होगा फेज की अपेक्षा तो न्यूट्रल उड़ जाएगा या उसका वायर गल जाएगा। उस स्थिति में सर्किट में फेज जाता रहेगा, और अगर फेज जाता रहेगा तो उस स्थिति में मनुष्य की या उपकरण की सुरक्षा संभव नहीं है। दोनों के लिए खतरा है। उपकरण जल सकता है, फूंक सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, और मनुष्य को छूने की वजह से उसको भी शॉक लग सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर न्यूट्रल को लिंक से यानी मजबूत से पत्ती के द्वारा जोड़ते हैं और फ्यूज को एक उस हल्के वायर से जोड़ते हैं कि इस स्थिति में मैक्सिमम करंट ओवरलोड की स्थिति में या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में होने पर हमारा फ्यूज जो है वो उड़ जाए और आगे की ओर सप्लाई ना जाए। तो इसीलिए मेन ICDP बॉक्स लगाया, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। ये है आपका हैंडल है जिसको हम ऑन और ऑफ हैंडल है जिसकी सहायता से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इनपुट सप्लाई हो गई और ये आउटपुट सप्लाई को फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली है, इसीलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को लगाया है। आवश्यकता अनुसार एक या दो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को ग्राउंड तल पर लगा सकते हैं। ऊपर प्रथम तल या द्वितीय तल में कमरों की संख्या ज़्यादा होने पर, उस स्थिति में या बहुमंजिली इमारत होने पर आपको इसमें मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 2 या 2 से अधिक लगाने पड़ सकते हैं। यहाँ पर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लिंक न्यूट्रल के कनेक्टर, एक पत्ती होती है जिसमें न्यूट्रल कनेक्टर लगा होता है, जिसकी सहायता से प्रत्येक मंजिल के लिए अलग अलग न्यूट्रल सप्लाई ऊपर की ओर जाती है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये ऊपर की ओर न्यूट्रल सप्लाई जाती है। अब दूसरे उसी बॉक्स में फ्यूज
फेस वायर के लिए यहाँ पर फ्यूज भी लगा सकते हैं और एमसीबी भी लगा सकते हैं। फ्यूज बॉक्स भी लग सकता है, फ्यूज भी लग सकता है और एमसीबी भी लग सकता है। तो यहाँ पर फ्यूज दिखाए गए हैं और ये इसको अर्थ कर दिया गया है। ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया है, ये आपका कनेक्टर न्यूट्रल हो गया है। अब इनकी सहायता से आप ऊपर देखिए कि आपको एक वो सप्लाई इधर जाती हुई दिख रही है, एक सप्लाई बीच में जाती हुई दिख रही है, एक तरफ सप्लाई इस साइड में जाती हुई दिख रही है। ये मैंने आपको तीन तलों के लिए वायरिंग डायग्राम, वायरिंग सिस्टम को बताया है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली में। तो फर्स्ट फ्लोर ये आपका यहाँ पे प्रथम तल है, ये आपका द्वितीय तल है, ये तृतीय तल है। इन तीन तलों में सप्लाई को ले जाने के लिए पहले तल में हम ये न्यूट्रल से कनेक्टर से एक न्यूट्रल वायर को ले जाते हैं और प्रथम तल में स्थापित जिस कमरों के लिए स्थापित रूम्स के लिए, जैसे इसका प्रथम तल में रूम नंबर 1 और प्रथम तल में रूम नंबर 2 रूम है, उनके लिए एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को स्थापित करते हैं। सब डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की तरह ही न्यूट्रल कनेक्टर और फ्यूज या एमसीबी लगा होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल ले जाके और फ्यूज से एक फेज वायर ले जाकर प्रथम तल के सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में दे दिया। अब प्रथम तल के सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आपको जितने भी रूम्स हैं उन रूम्स के लिए अलग अलग, रूम नंबर 1 के लिए न्यूट्रल, रूम नंबर 1 के लिए फेज, रूम नंबर 2 के लिए न्यूट्रल और रूम नंबर 2 के लिए फेज, इस तरीके से हमने प्रथम तल में सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से रूम्स में सप्लाई को ले गए हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे कि दूसरे कनेक्टर से, ये इस कनेक्टर से ये सप्लाई ले जाकर हमने द्वितीय तल में स्थापित सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इसको भी अर्थ किया गया है। सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में न्यूट्रल कनेक्टर और फ्यूज या एमसीबी को फेज वायर से और न्यूट्रल कनेक्टर को न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया है सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। द्वितीय तल में सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के से जितने भी रूम्स हैं, यहाँ पर रूम नंबर 1 और 2 हैं, इनको दिखाया गया। इसी तरीके से 3 या 4 या 5 भी रूम हो सकते हैं। उसी के अनुसार हम यहाँ पर फ्यूज या एमसीबी या न्यूट्रल लिंक कनेक्टर लगाते हैं और वहाँ से प्रत्येक रूम के लिए न्यूट्रल और फेज, फिर न्यूट्रल और फेज को ले जाकर रूम में वायरिंग कर देते हैं। इसी तरीके से जो तृतीय तल आपको दिख रहा है, तृतीय तल में क्या किया है, तृतीय तल में आप देखें ध्यान से कि तृतीय तल में ये फेज वायर जा रहा है, ये न्यूट्रल लिंक जा रहा है, न्यूट्रल लिंक जा रहा है। इस न्यूट्रल लिंक को न्यूट्रल कनेक्टर से और फेज को फ्यूज से कनेक्ट कर दिया है। और तृतीय तल में यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम था बच्चों, तो आप के 2 या 3 रूम जितने भी हैं वहाँ से फ्यूज से फेज वायर और न्यूट्रल कनेक्टर से न्यूट्रल वायर को आगे ले जाकर हम वायरिंग कर सकते हैं। तो इस वायरिंग को करने से हमें एक बेनिफिट ये होता है कि यहाँ मेन सप्लाई से यदि द्वितीय तल की सप्लाई बंद हो जाती है तो हमको दोष खोजने में दिक्कत इसलिए नहीं होती है, और बाकी शेष 2 रूम्स में सप्लाई चल रही है तो हमको जानकारी हो जाएगी कि पूरे रूम की यदि गई है, पूरे द्वितीय तल की सप्लाई गई है, तो यहाँ पर से आपका फ्यूज बॉक्स को चेक करेंगे कि यहाँ पर से ही फॉल्ट होगा। यदि द्वितीय तल में जितने भी रूम्स बने हैं, यदि इस रूम की सप्लाई गई है रूम नंबर 2 की,
तो फिर नीचे से सप्लाई सही है, नीचे की सप्लाई सही है यहाँ से, फिर यहाँ से इसका मतलब कि ये वाला फ्यूज बॉक्स जो है यहाँ से सप्लाई डिस्टर्ब है और यहाँ से इसको सही कर देंगे। और सही कर इसी प्रकार हम तृतीय तल में या द्वितीय तल में या प्रथम तल में, जिस तल में भी फॉल्ट होगा उसी तल की सप्लाई बंद होगी, बाकी शेष दो तलों की सप्लाई चालू रहेगी। यदि किसी कंडीशन में तीनों तलों की यदि सप्लाई बंद हो जाती है तो हमारा फॉल्ट यहाँ या तो ICDP बॉक्स से है, या फिर हमारा मेन सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से है, या फिर मेन सप्लाई जहाँ से आ रही है मीटर को वहाँ से ही सप्लाई नहीं आ रही है। तो इस वायरिंग के गुण और दोष के बारे में जान लेते हैं कि इस वायरिंग में गुण क्या है और दोष क्या है। नंबर 1 गुण पे आएंगे। पहले गुण जानिए कि इसमें वायरिंग में दोष खोजना सरल होता है, यानी कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसको हमें खोजना आसानी से पता लग जाता है कि प्रथम तल में अगर लाइट चली गई है तो प्रथम तल का ही फ्यूज बॉक्स को चेक करेंगे और द्वितीय तृतीय तल के फ्यूज बॉक्स को नहीं चेक करेंगे। और द्वितीय तल में अगर फॉल्ट है तो द्वितीय तल को चेक करेंगे, प्रथम और तृतीय को नहीं चेक करेंगे। नंबर 2, फॉल्ट होने पर पूरी सप्लाई बंद नहीं होती है। नंबर 3, परिपथ के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक तल के लिए अलग अलग सप्लाई गई है। और ट्री प्रणाली में क्या होता था कि मेन सप्लाई वायर एक ही होता है और वहीं से जोड़ लगा लगा के हम आगे की ओर सप्लाई ले जाते हैं, जिससे वोल्टेज का ड्रॉप होता रहता है और आगे की ओर सप्लाई हमको वोल्टेज का मान कम होता जाता है। इसमें प्रत्येक तल के लिए अलग अलग सप्लाई गई है, इसलिए यहाँ वोल्टेज विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न तलों पर समान रहेगा, प्रथम तल में भी, द्वितीय तल में भी और तृतीय तल में भी। इस वायरिंग का अवगुण जो है वो अवगुण नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस वायरिंग के फायदे इतने हैं। तो वायरिंग का प्रारंभिक मूल्य अधिक होता है, इसको करने में इसका मूल्य अधिक होता है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, MCV इन सब का खर्चा आता है, इसलिए इसका मूल्य अधिक होता है। लेकिन ये अधिक दिनों तक चलती है और इसमें आग लगने का खतरा कम रहता है। नंबर 2, वायरिंग करने में समय अत्यधिक लगता है। वायरिंग करने में समय अत्यधिक लगता है। तो बच्चों, आज आपने जाना कि वायरिंग करने के लिए हमें वायरिंग की प्रणालियों को करना होता है, और वायरिंग की प्रणालियों को करने के लिए 2 सिस्टमों का प्रयोग करते हैं, एक ट्री प्रणाली और एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली। ट्री प्रणाली में हम वायरिंग मेन सप्लाई से तार में जोड़ लगाकर या कनेक्टर की सहायता से करते चले जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली में हम प्रथम और द्वितीय तल के लिए मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को स्थापित करके रूम्स में सप्लाई ले जाते हैं, और उसके पश्चात ही हम वायरिंग को करते हैं। आपको आशा करता हूँ ये समझ में अच्छी तरीके भली भांति आया होगा, और आगे मैं आपको वायरिंग कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।